Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 3rd May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now, our first article is in gig economy, lesser pay is better than no pay. अब पहले बात करते हैं गिग इकॉनमी के बारे में. पहले एक और आर्टिकल आ चुका है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है. गिग इकॉनमी आप सभी को पता होगा कि जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं और कहीं भी जॉब करते हैं, किसी भी फॉर्मल सेक्टर में हम जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन होता है. मतलब एक जॉब प्रोवाइडर होता है आपके पास और दूसरा कौन होता है, जो जॉब यहाँ पर ले रहा है. तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन होता है. यहाँ पर हम फॉर्मल सेक्टर में क्या देखते हैं कि आपके पास क्या होती है, आपको मंथली बेसिस पर यहाँ पर सैलरी मिलती है, पेमेंट होता है, आपका यहाँ पे पीएफ कटता है, आपको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी जो प्रोविजंस होते हैं वो हमें एक फॉर्मल सेक्टर, जो हमारी एक फॉर्मल जॉब होती है, उससे मिलती है. अब गिग इकॉनमी क्या है, गिग इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं, देखिए इससे दो आर्टिकल रिलेटेड है. आपका एक फर्स्ट पेज पर है और टैक्स एंड कंटेस्ट में आप देखेंगे वहां भी एक यहाँ पर क्या है आर्टिकल आपको दिया हुआ है. पहले हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं. तो गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, जो हमने अभी बात करी ये फॉर्मल सेक्टर की. यहाँ पर एक एम्प्लॉयर एक जॉब गिवर का है और जो एम्प्लॉय है जिसको यहाँ पर जॉब चाहिए, इस ट्रेडिशनल से क्या होते हैं, बाहर होते हैं. ओके, तो यहाँ पर अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो ब्लिंकिट है, इनके जो वर्कर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं जैसे कि इसमें क्या होता है, मेनली डिलीवरी वगैरह जो ये डिलीवरी बॉयज होते हैं, तो जो ये डेली डिलीवरी करते हैं तो उसमें से उनकी क्या कर दी गई, कटौती की गई है, कट ऑफ किया गया. उनका जो डेली डिलीवरी वेजेस होता था वो उसमें कट ऑफ, मतलब एक डिलीवरी के जहां उन्हें 25 रुपए और 35 रुपीज मिलते थे, अब इसे कट करके कितना कर दिया गया है, 15 रुपीज कर दिया है. तो मतलब ओवरऑल जो उनका मेन टारगेट है, अगर वो डेली वहां पे 25 से 30 डिलीवरी करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, तो इससे अब जितना उन्हें फायदा होता होगा, अब वो क्या होगा, उनको कम यहाँ पे पैसे मिलेंगे. इसी के चलते यहाँ पर क्या कर रहे थे, ब्लिंकिट के जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. बट एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने एक हफ्ते तक ये पूरा प्रोटेस्ट किया. बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है. उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए, मतलब उनका जो भी उनकी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सुनने के लिए ना तो कोई पैनल है, क्योंकि गिग वर्कर्स हैं. यहाँ पर एक्चुअली ये होता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, तो इनमें एक्चुअली क्या होता है कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं और जो भी ये पर्सन होते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऑर्डर हमारा लेते हैं और फिर हमें डिलीवरी करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे दिल्ली रीजन में ये पूरा प्रोटेस्ट चला, बट विद नो अर्निंग्स, लिटिल सेविंग्स एंड नो अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू फॉल बैक. यहाँ पर बट उन्हें कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिला और जो जितने दिन उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया उसमें भी उन्हें कोई उनकी अर्निंग नहीं हुई और ना ही इनकी सेविंग्स हुई. तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि लेसर पे इज बेटर देन नो पे. तो इसलिए फिर वो अपने काम में फिर से उन्होंने अपने काम को ज्वाइन कर लिया, ये कहते हुए कि हमें कम मिल रहा है वो बेटर है कि हमें कुछ भी ना मिले. अब आप सभी को पता है, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फ्रीलांसिंग का. फ्रीलांसिंग इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे, जैसे कि किसी भी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आया या फिर किसी भी सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट आया, तो आप उस सेक्टर में फॉर्मली वहां पर इंगेज नहीं है, आप उसके एम्प्लॉय नहीं है. हमने वो क्या कर लिया, वो प्रोजेक्ट को ले लिया और उसे कंप्लीट करके उस कंपनी को यहाँ पर प्रोजेक्ट दे दिया. इससे क्या हुआ, जो पर्टिकुलर मान लो XYZ यहाँ पर कंपनी है, उसने क्या किया, जो भी हमने प्रोजेक्ट किया उसके यहाँ पे जो इंसेंटिव्स बनते थे, जो भी उसका जो प्रोडक्ट मिलता था, जो पैसा बनता था, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया. तो ये होता है हमारा फ्रीलांसिंग का. तो ये फ्रीलांसिंग का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है गिग इकॉनमी में. अब इंडिया क्या है, ये एक रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया के इस टाइम पे देखिए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है क्या है, हमारी यूथ पॉपुलेशन है. इंडिया आज की पॉपुलस कंट्री बन चुका है और सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है. और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वर्कर्स हैं, ये जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, इसी गिग इकॉनमी से मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर कुछ हमें इंसेंटिव्स लेने की, इवन जो आपकी हम यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग है, उन्होंने भी ये कहा कि हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे. जो लेबर कोड्स हैं, क्योंकि ये जो हम देखेंगे जो गिग वर्कर्स होते हैं, ये जो हमारा लेबर कोड है उससे भी क्या होते हैं, बाहर आते हैं. अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए
मेनली अगर हम बात करते हैं तो जो गिग वर्कर्स है ये 2 प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स और दूसरे होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो हम जिसमें ऑनलाइन एल्गोरिथम का हम यूज करके जो प्लेटफॉर्म एप्स होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, किससे? कस्टमर से। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके हम यहाँ पर कस्टमर्स जो है उनसे यहाँ पर क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। जब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे ईजी एग्जाम्पल आप जोमेटो का लीजिए। जोमेटो एक ऑनलाइन ऐप है, आपने उसका यूज किया, आपने यहाँ पे फूड, आपको जो भी फूड चाहिए आपने उसको क्या किया, ऑर्डर किया। अब ये पूरा किसके पास जाएगा? अब यहाँ पर जो है, जो ये ऑर्डर यहाँ पर ले रहा है, पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे जो भी ऑर्डर ले रहा है, तो उसने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे जो कस्टमर है उससे यहाँ पे एंगेज किया। तो ये होता है आपका क्या, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइड में देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि देखिए इनका एक्चुअली यही कि आप जितना काम करेंगे डेली उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे, डेली वेजेस, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं डेली वेज वर्कर्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया 2 प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 4 कोड्स हैं उनको यहाँ पे लागू किया है। पहला एक कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें वेज कोड इसको हम बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एक आया है आपका। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 एंड इंडस्ट्रियल रैशनल कोड IR कोड भी यहाँ पर सामने आया है। प्रॉब्लम इन्हीं 4 कोड्स में है और इसमें एक्चुअली जो गिग वर्कर्स का है, हमें जो गिग वर्कर्स का जो रेफरेंस है वो सिर्फ इसमें मिलता है सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो कोड है इसमें सिर्फ हमें गिग वर्कर्स का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि गिग वर्कर रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाइटल बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफर बाय अदर कोड सच एज मिनिमम वेजेस। अब यहाँ पे जो अदर वेजेस है, हमने यहाँ पे बात करी किसकी, कोड ऑन वेज। ओके, हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड की बात करी। तो यहाँ पर जो भी आपको मतलब कि बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है इन कोड्स के थ्रू, उनसे गिग वर्कर्स क्या है, बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए गिग वर्कर्स को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ये जो एक गिग इकॉनमी सामने बनकर निकल कर आ रही है हमारी, क्या है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है और वो कहाँ इंगेज है, इसी गिग इकॉनमी में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके लिए जो सेफ्टी के प्रोविजंस हैं वो सामने ला सकते हैं। ओके, अब जैसे कि देखिए दे ऑल्सो कैन नॉट क्रिएट लीगली रिकॉग्नाइज यूनियंस। अब जो गिग वर्कर्स हैं वो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनियन को क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम फॉर्मल सेक्टर में क्या देखते हैं कि अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप एक यूनियन बना सकते हैं और जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपके मतलब कि एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे इशूज़ होते हैं उस पैनल में, उस यूनियन में सामने रख सकते हैं। ओके, इन्हें आप देखेंगे जो स्पेशलाइज रिएड्रेसल मैकेनिज्म है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो आपका स्पेशलाइज रिएड्रेसल मैकेनिज्म है उससे भी इनको एक्सक्लूड करके रखा है। ये कोई भी जो उनकी इश्यूज है वो सामने नहीं रख सकते हैं। इनके जो बार्गेनिंग राइट्स हैं, है ना, गिग वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट हैव द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है ना एम्प्लॉयज़ के बीच में कि आप अपने बॉस से यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने मैनेजर से यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हम इतना काम करेंगे तो हमें इतना यहाँ पे इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसका कुछ हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गिग वर्कर्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 2022 रिपोर्ट बाय फेयर वर्क इंडिया एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट हाईलाइटेड द deplorable working condition of the employees of digital labor platform in India, the need for statutory affirmation the rights of gig workers। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है फेयर इंडिया की एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में, उन्होंने ये कहा है कि गिग वर्कर्स जो है इनके जो राइट्स हैं इनके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग प्लेटफॉर्म, एक जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भी डिजिटली प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयर्स हैं इनके जो भी राइट्स हैं इनके लिए हमें एक स्टैट्यूटरी अफर्मेशन लेकर आना होगा। मतलब कि इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट राइट लेकर आना होगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे जो कोर्ट्स ने भी क्या किया, कई बार इंटरफेयर किया है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, थाईलैंड का। थाईलैंड का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। थाईलैंड में क्या है, जो यहाँ पे गिग वर्कर्स होते हैं इन्हें जो डेली यहाँ पे वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें से जो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि 0.1% या फिर 1% जो उनका डेली वेजेस मिलता है उससे यहाँ पे कट कर लिया जाता है और उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, जो भी उनके हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और जो अदर मतलब कि चीज़ें होती हैं उनका जो फंड है इसको कट कर लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया में भी हम ऐसी कुछ चीज़ों को ला सकते हैं जिससे कि जो गिग वर्कर्स हैं इनके जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर हम क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें। ओके, अब देखिए गिग वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं, हम एक जो फॉर्मल जो सेक्टर होता है वहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं कि हमें
एक ग्रेविटी होती है, एम्प्लॉय कंपनसेशन प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो एक जो स्कीम है इसके अंदर जो है गिग वर्कर्स नहीं आते हैं। अब देखिए गिग वर्कर्स भी हैं, आपको पता है गिग वर्कर्स हैं, उनको भी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पे कुछ जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, जो प्रोविडेंट फंड है, एक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया आपका पर्टिकुलर तो वहाँ पे उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस स्कीम में हमें क्या करना है, जो कोड्स हैं, the code also mandate the compulsory registration of all gig workers and platform worker to avail the benefits under the scheme। अब यहाँ पे जो हमारी न्यू स्कीम आई है उन्होंने इसमें ये कहा है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर प्लेटफॉर्म है, वो अपने आप को क्या करें, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करें, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी स्कीम्स है उसकी बेनिफिट्स यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी यूज्ड इन ऑल स्टेट कोर्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे कोर्ट हैं, है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं हाई कोर्ट हो गया, जो भी हमारे स्टेट कोर्ट्स हैं, रीजनल कोर्ट्स हैं, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका यूज करना चाहिए। इस एग्जांपल दिया कि जैसे कि हम महाराष्ट्र कोर्ट में क्या कर सकते हैं, मराठी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ओके, तमिलनाडु में है और भी जितने भी अदर कोर्ट्स हैं वहां पर इंग्लिश की जगह हम क्या करें, हिंदी का यूज करें, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है पर्टिकुलर स्टेट की, हम उसका यूज करें। इससे क्या होगा, हमको ये पता, देखिए इन्होंने ये कहा कि हमने क्या कर दिया है कि देखिए नरेंद्र मोदी हैज सजेस्टेड टू गिव अप द कॉलोनियल वेज, व्हाई शुड वी नॉट यूज आवर ओन लैंग्वेजेस इन आवर कोर्ट्स। यहाँ पर हमने जो कॉलोनियल वेज थे, हम देखेंगे जो कॉलोनीज के टाइम जब हम यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर थे, उस टाइम पर हमने क्या कर दिया, उन सारी चीज़ों को गिव अप कर दिया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक सजेशन दिया गया कि जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, रीजनल कोर्ट्स हैं, स्टेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर हम क्या करें, रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, एक तरीके से जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। और इवन यहाँ पे ये भी कहा है कि जो विमेंस हैं, विमेंस को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है जुडिशरी में उसको और ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हमारी जो कोलिजियम है, कोर्ट जो कोलिज्म है, वो भी अपने माइंड में ये ध्यान रखे, रिकमेंडेशन देते हुए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, विमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए जुडिशरी में। अब देखिए इंडिया के पास क्या है, आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है चीज़ों का, इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो स्टेट कोर्ट्स हैं वहाँ पर हम रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द LAC क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। अब यहाँ पे LAC के बारे में हम देख रहे हैं कि LAC क्राइसिस, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि चाइना है, LAC मतलब चाइना। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये है हमारा LAC। यहाँ पर हमारी चाइना के साथ कंटिन्यूसली डिस्प्यूट्स यहाँ पर हो रहे हैं। LAC में ही नहीं, अदर रीजन्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 3 सेक्टर आ जाते हैं। पहला आता है आपका वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा यहाँ पर आता है सेंट्रल सेक्टर, और तीसरा आ जाता है ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, यहाँ पे आपका अक्साई चीन आ जाता है। आपका जो ये LAC है, यहाँ पर इस सेक्टर में हमारे क्या है, चाइना के साथ डिस्प्यूट है। सेंट्रल सेक्टर की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो रीजन है, यहाँ पर हमारे चाइना के साथ हमेशा से, मतलब कि जो 554 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, यहाँ पर हमारे डिस्प्यूट्स हैं। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और भूटान साइड में, आप सभी को पता है यहाँ पर हमारे साथ क्या है, जो ये एक मैकमोहन लाइन है, यहाँ पर भी क्या है, हमारे डिस्प्यूट्स हैं। अब यहाँ पे मेनली बात की जा रही है किसकी, LAC क्राइसिस की। अब देखिए इस आर्टिकल में मेनली जो क्या किया गया है, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो हमें इस आर्टिकल में जो ये क्रिटिसिज्म है उसको नहीं पढ़ना है, एक्चुअली जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं उन्हें हमें पढ़ना है। पहला तो हमने देख लिया कि किन किन रीजंस में यहाँ पर हमारे चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हैं। अब एक्चुअली इस आर्टिकल में ये कहा गया कि हम देखेंगे जो ये क्राइसिस आज के टाइम पे 3 साल पहले 2020 में हमारे जो क्राइसिस हुए थे, स्टार्ट हुए थे लद्दाख रीजन में, हमारे टोटल 65 क्या थे, पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे। पेट्रोलिंग पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर पुलिस क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, मतलब कि वहां पर चीज़ों को देखती है कि कोई मतलब कोई खराबी तो नहीं है, सारी चीज़ें करती है, कोई दुश्मन तो सामने से नहीं आ रहा है। तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि पेट्रोल जो हमारे टोटल 65 पॉइंट्स है उसमें से अब हमारे पास सिर्फ कितने बचे हैं, 26 पॉइंट से हमारे पास बच चुके हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या था 2020 में, आप सभी को पता होगा कि जो आपका लद्दाख रीजन था, तो यहाँ पर जो चाइनीज मिलिट्री थी, जो चाइनीज यहाँ पे सोल्जर थे, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स तक आ गए, उन्होंने अपनी मिलिट्री को यहाँ पे बढ़ाया। तो इंडियन मिलिट्री ने भी क्या किया, यहाँ पर जो अपने सोल्जर्स थे उनको यहाँ पे इंक्रीज करा। इसी के चलते यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। अब हमने फिर क्या किया कि पर्टिकुलर प्लेस पर हमने एक बफर जोन क्रिएट कर दिया। बफर जोन कैसे क्रिएट किया कि ये पर्टिकुलर जोन है, तो आप इसके आगे नहीं आएंगे और ना हम इसके आगे आएंगे। तो धीरे धीरे हो बफर जोन क्रिएट करते करते, मतलब इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि बफर जोन इस तरीके से क्रिएट करते करते हम क्या करते जा रहे हैं, हमारा जो लैंड है वो मतलब कि हम बहुत सारा जो हमारी जो टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी का जो हिस्सा है उसको हम खोते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही बात की गई है। इसमें और ये कहा गया कि चाइना की जो, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो चाइना की जो पॉलिसी वो कैसी है, एक्सपेंशनिस्ट है। मतलब कि अपना जो लैंड एरिया है, अपना जो रिजीम है उसको यहाँ पर बढ़ाना है और ज़्यादा फैलाना है। ठीक है, तो चाइना तो वो करेगा ही। हमने देखा था कि जैसे कि चाइना क्या करता रहता है, जितने भी कभी कभी यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है, न्यू मैप निकालता रहता है, बॉर्डर अपना जो बॉर्डर लाइन्स है उसको चेंज करता रहता है। जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन्स पे एरियाज होते हैं, है ना, जो भी पर्टिकुलर टेरिटरीज होती हैं उसको वहाँ पे एक्वायर करने के लिए लगता है। वहाँ पर जो नेम्स होते हैं, हमने अभी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या कर रहा था, 11 जो प्लेसेस है उसका जो नाम है वहाँ पे चेंज कर रहा था। तो ये जो चाइना की पॉलिसी है, वो चाइना वो ये काम करेगा ही। बट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में ये कहा गया है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रही है चाइना के अगर हम उसके देखें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे दिल्ली, मतलब आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो ये एक इनकम्पिटेंस और इनएक्शन है, ये क्या कर सकता है, इनकम्पिटेंस में बी फंक्शन एज कैपेबिलिटी बट इनएक्शन सीम्स टू बी ड्रिवन बाय फियर। यहाँ पर हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर पाकिस्तान के हम देखें, पीओके की बात करते हैं, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके की बात करते हैं, वहां पर एक्चुअली हम देखें तो हमारे जो बॉर्डर है वो डिमार्केट है, वहां पे फेंसिंग वगैरह की गई है, जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये बॉर्डर डिमार्केट है। अगर आप इससे आगे आए या फिर हम इससे आगे गए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। बट एलएसी में कोई भी इस तरीके का डिमार्केशन नहीं है, बॉर्डर डिमार्केशन ही नहीं, ना तो कोई फेंसिंग है। तो धीरे धीरे क्या होता रहता है, जो चाइनीज सोल्जर्स हैं और इंडियन सोल्जर्स के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये 2020 से ये चीज़ें चली आ रही, 3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और अभी तक यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो मतलब ये क्या डर के कारण है कि, और या फिर चाइना के प्रति हमारे क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं जिसके कारण हम यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें एक्चुअली यही कहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। हम देख रहे हैं 1962 में जब चाइना के साथ हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुए थे, तो उससे पहले भी चाइना ने क्या किया था, ऐसे ही चीज़ें स्टार्ट की थी। उसके बाद हमारा 1962 का क्या हुआ था, वॉर हुआ था। और अभी हम फिर से देख रहे हैं 2013 में हमने देखा था, आप देखेंगे देशपांग क्राइसिस यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर क्या है, हम 2023 में आ चुके हैं और 2020 से हमारे क्या है, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर जो एलएसी पे हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, तो हमें एक प्रोएक्टिव मूव यहाँ पर क्या करना होगा, लेना होगा। अब आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखनी कि चाइना के साथ हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते हैं। आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री होती है उसके साथ हमारे एक रिलेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी मिलिट्री भी होती है, मिलिट्री क्राइसिस भी आपके हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस भी हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो चाइना के साथ अगर हम देखें तो चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना। और ट्रेडिंग पार्टनर, ये जो रिलेशन है इसको अगर हमें कम करना होगा, हमारा ट्रेड अगर चाइना के साथ हमें ख़त्म भी करना होगा तो इतना जल्दी नहीं हो सकता है। इसमें चीज़ों को करने में टाइम लगता है। आप मतलब हम बातों से कह दें कि हाँ हमारा जो रिलेशन है उसको हम कम कर सकते हैं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बट ये सब कहने की बात है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनना होगा, खुद को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा, तब जाकर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रोएक्टिव मूव की, कि हमें एक प्रोएक्टिव मूव लेना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ये लेबर्स लॉ के बारे में है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे लेबर लॉज हैं, इंडिया का जो एज अ एड एन ऑफर है एप्पल जो आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जो लेबर्स लॉज हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। ओके, हमने यहाँ पर देखा तमिलनाडु की गवर्नमेंट 1919 में, आप बात करते हैं
1919 में लेबर लॉज लेकर आए थे, जिसमें हमने ये कहा था जो वर्किंग आवर है उसको हमने 12 आवर्स से करके कितना कर दिया था, 8 आवर्स कर दिया था। और इसको करने में हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा था। बहुत सारे लेबर्स थे और जो वर्कर्स थे उन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तब जाकर ये जो 8 आवर्स वर्किंग आवर है, 8 आवर का जो ये मतलब कि रूल्स है वो हमारे सामने आया था। बट हम अब क्या देख रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है कि जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने जो लेबर लॉज है उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब उसे 8 आवर से 12 आवर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इवन हम देखेंगे तमिलनाडु में ये रेजोल्यूशन पास करने की बात की थी, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके कारण जो तमिलनाडु की असेंबली थी उन्होंने इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया। कर्नाटका में हम देख रहे हैं, कर्नाटका में भी क्या हुआ था, ये रेजोल्यूशन की बात हुई कि हम 8 आवर से क्या कर देंगे, 12 आवर तक जो वर्किंग आवर है उसको इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए इसका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ पर 12 आवर करते हैं, आपका जो वर्किंग आवर है उसको 12 आवर करते हैं, तो देखिए सर वो उतने टाइम तक वो काम करेंगे, उसमें कुछ आने जाने का भी होगा कि आपको 1 घंटा आने में लग रहा है, 1 घंटा जाने में लग रहा है। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके यहाँ पे 14 आवर्स तो आपके इसी में चले जाते हैं। टोटल हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 14 आवर्स तो आपका काम और आने जाने में हो गया। कितने बचते हैं आपके पास यहाँ पर, 10 आवर्स बचते हैं। अब यहाँ पर हमें सोना भी होता है, स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 14 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आपका एक मेंटल हेल्थ भी है ना कि आपको रेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे 6 से 8 घंटे रेस्ट करेंगे। अब आपके पास कितने बचते हैं, 2 से 4 घंटे बचते हैं बस। तो देखिए ये आर्टिकल हमने परसों ही डिस्कस किया था, जब 1 मई को यहाँ पे, जब 1 मई को हम एज अ लेबर डेज को सेलिब्रेट करते हैं, तभी ये आर्टिकल फिर से आया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी कि आप जो 12 आवर बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें से 1-2 घंटे तो आपको आने जाने में लगता है, तो टोटल कितना होगा, 14 आवर्स हो गया। तो हम 2 घंटे में हमारी कुछ फैमिली के साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना है ना, हमें कहीं घूमने जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमारे जो खुद के भी कुछ काम होते हैं वो भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या बचता है, टाइम ही नहीं बचता है। और इसके कारण क्या होता है, जो पर्सन के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो फिर वो प्रेशराइज होकर और दूसरे कदम भी उठा सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका काम है, आपका जब पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा तो उसका जो आपका काम आपने उसको दिया है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें मेनली बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इंडिया को क्या करना। अब देखिए ये वर्किंग आवर बढ़ाया क्यों जा रहा है, इससे क्या होगा, वर्किंग आवर बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका। तो अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है इसको तो ग्रीन सिग्नल ही प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसको ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उनके लिए तो ये बेनिफिट वाली चीज़ हो गई। तो ऑब्वियस सी है बात है कि ये क्या करेंगे, उसे ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। बट अगर हम ह्यूमन पॉइंट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो जाते हैं। जो लेबर्स के राइट्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करें किसकी, कि हम इंडिया को क्या बनना है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। बट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के चक्कर में हम यहाँ पर जो, क्योंकि आज के टाइम पे देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो हम उनसे जितना ज़्यादा एक तरीके से काम लेंगे तो हम क्या बन सकते हैं, इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर चाइना आज के टाइम पर है, बट चाइना में हम देखेंगे, चाइना में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई भी वर्किंग आवर्स नहीं है, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि अल्टीमेटली व्यूड फ्रॉम द लेबर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, इन द एम्बिशन ऑफ ओवरटेक चाइना वी एंड अप मोर और लेस बीइंग अनदर चाइना। तो हमें यहाँ पर क्या इंश्योर करना होगा, जो वर्किंग आवर्स है इन्हें यहाँ पर इंश्योर करना होगा। अदरवाइज अगर हम चाइना को ओवरटेक करने के चक्कर में कहीं हम दूसरा चाइना बनकर सामने ना आ जाए। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं गुड डाइवोर्स। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कल किया है अपना आर्टिकल 142 क्लॉज ए को यहाँ पर, इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे कॉज और मैटर, हम यहाँ पे जो डाइवोर्स हैं, मैरिजेस हैं, वो जो मैरिजेस आर हैप्पी, नॉट ऑल डाइवोर्स आर अनहैप्पी। मतलब कि बहुत सारी जो मैरिजेस होती हैं, वो मैरिज जो होती हैं, शादियाँ होती हैं, वो अच्छी होती हैं, बट जो डाइवोर्स होते हैं कभी कभी वो अनहैप्पी नहीं होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इंसान को यहाँ पर जो कपल्स होते हैं उन्हें डाइवोर्स मतलब कि अलग यहाँ पर होना पड़ता है। और जो कई बार क्या होता है, जो आपके फैमिली कोर्ट्स होते हैं,
फैमिली कोर्ट्स में यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, फैमिली कोर्ट की अगर हम देखें तो उसमें जो डाइवोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसके अंडर प्रोवाइड किया जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट हमारा जो 1955 है उसके अंडर वहां पर क्या होता है, आपको डाइवोर्स मिलता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 6 से 18 महीने तक साथ में रहना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आज डाइवोर्स फाइल किया तो उसके बाद यहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आप 6 से 18 महीने तक, ये जो एक टाइम पीरियड देती है कि आपको यहाँ पर इतने दिन तक साथ में रहना है, मे भी आपके जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे आप क्या हो सके, मतलब उसको रिजॉल्व कर सके और फिर से साथ में रहे, मतलब कि शादी आपकी ना टूटे। एक ये हमारी कोशिश रहती है कि ये आपकी जो शादी है, आपका जो फैमिली है वो यहाँ पर ना टूटे, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम पीरियड दिया जाता है। बट कई बार क्या होता है शादी में, मतलब इतनी जो कपल्स के बीच में इतनी ज़्यादा खराब, मतलब कि बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, जिसके कारण हमें तुरंत ही अलग होना, मतलब कि हम रह ही नहीं सकते साथ में। तो देखिए आर्टिकल 122 टू क्वेश पेंडिंग क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग और बी ओवर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी अगेंस्ट द मैन एंड वुमेन। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ जाता है ना, हम यहाँ पर क्या देखते हैं डाउरी के कुछ केसेस आ जाते हैं। तो आर्टिकल 142 को यहाँ पर क्या किया गया, इन्वोक किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में आज के टाइम पर हम 2 डिकेड से अगर हम देखें, लास्ट 2 डिकेड से, तो बहुत सारे जो इंसिडेंसेस हैं डाइवोर्स की वो क्या हो रहे हैं, डबल हो चुके हैं। तो देखिए इंडिया वाइल डाइवोर्सेस हैव डबल इन नंबर ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, द इंसिडेंस ऑफ डाइवोर्स इज स्टिल 1.1% विद दोज इन अर्बन एरियाज मेकिंग अप द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। अर्बन एरियाज में हम क्या देख रहे हैं कि जो डाइवोर्स के इंसिडेंट्स है वो और ज्यादा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट ये सही नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे द डाइवोर्स नंबर डू नॉट टेल द होल स्टोरी। ये जो नंबर हम अभी निकाल कर ला रहे हैं, ये जो कंप्लीट स्टोरी है उसको यहाँ पर नहीं बताता है। ओके, हम यहाँ पे पुअर वुमेन की बात करते हैं, बहुत सारी जो पुअर वुमेन्स है, पर्टिकुलरली यहाँ पे पुअर वुमेन की बात करते हैं। जब ऐसे केसेस आ जाते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए रूरल एरिया में आपके पास यहाँ पे इतनी तो अवेयरनेस नहीं होती कि आप पहले जाके डाइवोर्स लें, और डाइवोर्स के बाद यहाँ पर आप कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं। कोर्ट तक पहुँच भी जाते हैं तो फिर आपके पास जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि आप क्या कर पाते हैं कि डाइवोर्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हम क्या देखने को मिलता है, जो पुअर पीपल होते हैं, स्पेशली जो पुअर वेमेन होती हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है, अपनी फैमिली से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है। तो सेंसस 2011 रिवील्ड दैट द पॉपुलेशन विच इज सेपरेटेड इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द डाइवोर्स नंबर। आज के टाइम पे जो हमारे डाइवोर्स के नंबर हैं, अगर हम ये 2011 का ही सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बताया जा रहा है कि अगर आज के टाइम पे जितने भी हमारे डाइवोर्स के नंबर हैं उसका ट्रिपल, मतलब कि उसका 3 गुना क्या है, ये सेपरेशन वाले हमारे सामने क्या है, केस सामने आए हैं। इन अ कंट्री विच इज लार्जली पुअर वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज राइफ एंड मैनी वुमेन आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हम कंट्री में क्या देख रहे हैं, बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, पुअर पॉपुलेशन है, और यहाँ पर क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और वो वुमेन जो है हमारी स्टिल फाइनेंशियली क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, फाइनेंशियली क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो केसेस हैं वो हमें सेपरेशन के जो केसेस हैं वो सामने नजर आते हुए आ रहे हैं। केयर, यहाँ पे कोर्ट ने एक बात कही है कि केयर एंड कॉशन, हमें यहाँ पे जब हम आर्टिकल 142 क्लॉज 1 को इन्वोक कर रहे हैं तो यहाँ पे केयर और कॉशन को ध्यान में रखना होगा। हमें जल्द से जल्द, मतलब जो एक क्विक डाइवोर्स है उसको वेलकम नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, आफ्टर ऑल मैरिज इक्वालिटी इज नॉट रियलिटी फॉर ऑल। हम यहाँ पे जिसमें मैरिज में एक इक्वालिटी की बात करते हैं कि जो मैन एंड वेमेन होता है वो इक्वल होता है, कपल है, तो जितना रोल यहाँ पर मैन का है, आदमी का है, उतना ही रोल एक औरत का भी है। बट यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि बहुत सारी मैरिजेस में ये जो इक्वालिटी का, मैरिज इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए रियलिटी बनकर सामने नहीं आता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर प्लान्स पैनल टू फाइंड अल्टरनेटिव टू डेथ बाय हैंगिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, लास्ट ईयर एक हम यहाँ पे देखेंगे जो लॉयर थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि जो हम यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो ये डेथ पनिशमेंट जो प्रोवाइड की जाती है हैंगिंग के थ्रू, फांसी के थ्रू, क्या होता है यहाँ पर जो आप देखेंगे आपका सीआरपीसी का जो सेक्शन 354 क्लॉज 5 है वो क्या करता है, यहाँ पर प्रोवाइड करता है, मैंडेट करता है, पर्सन सेंटेंस टू डेथ शेल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। तो यहाँ पे हैंगिंग के थ्रू जो हम यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, इनह्यूमैन है और अनएथिकल है। मतलब इसमें यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए उनको डेथ तो मिल ही रही है बट उसमें ये क्या है, बहुत ज़्यादा इनह्यूमैन है, उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उस पर्सन को जब उन्हें हैंग किया जाता है। तो ये पूरा जो पिटिशन फाइल किया गया था तो इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम क्या करेंगे,
एक पैनल बनाएंगे और ये जो पूरा केस है, ये जो पिटीशन है वो सेंटर के पास भेजा और उन्होंने ये कहा कि आप पूरा हमें एक डेटा प्रोवाइड करिए। और मतलब कि हैंगिंग जब ये की जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है, तो उस टाइम पे पर्सन को कितना दर्द होता है, कितनी जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उस पर एक रिसर्च करके हम एक पूरा यहाँ पर क्या करिए, डेटा प्रोवाइड करिए। और यहाँ पर बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेस हैं, देखिए, इफ़ यू वांट अस टू रीलुक डेथ बाय हैंगिंग वी नीड बेटर डेटा, वी want to know that the पेन कॉज द पीरियड ऑफ एक्चुअल डेथ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर कितना पेन होता है, कितना यहाँ पर टाइम लगता है एक्चुअल डेट में, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी पे। तो यहाँ पर हमें पूरा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो डेथ बाय हैंगिंग है इसको यहाँ पर रीलुक कर सकते हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड ये प्रोवाइड किया गया कि हम क्या करें, एक कमेटी बनाएं या फिर एक पैनल बनाएं जिसमें कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं लॉ के, डॉक्टर और साइंटिफिक पर्सन को यहाँ पर इंक्लूड करें, जिससे हम क्या कर सकें, इसके जो हैंगिंग के जो अल्टरनेटिव्स हैं इस पर हम क्या कर सकें, ध्यान दे सकें, और ये जो प्रोविजन है इसको यहाँ पर चेंज कर सकें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, यूएस पैनल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम बायस बाय सीज इंडिया। अब यहाँ पे यूएस पैनल की एक रिपोर्ट आई है, यूएस का हम देखेंगे तो यूएस कमिश्नर ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, इन्होंने इस रिपोर्ट में ये कहा कि यूएस में जो रिलीजियस फ्रीडम मिलती है वो कैसी है, बाइस्ड है ना। और मतलब कि ये पूरा यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब किसी एक रिलीजन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो दूसरा रिलीजन है उसे यहाँ पर कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मतलब रिलीजन जो बाइसनेस्ड है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये किसकी रिपोर्ट है, एक यूएस की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे हम देखेंगे इंडिया की तरफ से क्या जवाब गया है कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन, ये जो फैक्ट्स है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो आप इंडिया को आपको एक अलग वे में क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा प्लूरिटी है, डेमोक्रेटिक इथोस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पे ये अर्ज किया है कि आप जो ये इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं इस पर यहाँ पे गलत बताते हुए यहाँ पे कहा आप इसमें सही से इसमें स्टडी करिए, उसके बाद फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को करिए। क्योंकि कंट्री क्या, अगर इस तरीके की जो रिपोर्ट सामने आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो ये कंट्री की जो इमेज होती है, एक सॉफ्ट पावर आप कह सकते हैं, वो क्या होती है, यहाँ पे डिमिनिश होती है, धीरे धीरे हमें डाउनग्रेड होती हुई, मतलब कि कम होते हुए नजर आती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कर्नाटका रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे यहाँ पे कर्नाटका ने किया, रैंक किया है, पहले नंबर पर रैंक किया कि एक क्या है, एक इनोवेटिव स्टेट्स है। तो द सर्वे ऑन अ डिग्री ऑफ इनोवेशन अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म फाउंड दैट कर्नाटका ओवरऑल द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट फॉलोड बाय दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इनोवेटिंग मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें जो इनोवेशन होती है ना, तो उसमें कर्नाटका ने क्या किया है, यहाँ पे टॉप किया है। उसके बाद आप देखेंगे दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसके बाद तेलंगाना एंड तमिलनाडु। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे शेयर्स की बात करते हैं तो तेलंगाना का शेयर कितना है, 46.18%, कर्नाटका का 39.1% एंड हम तमिलनाडु का देखें तो 31.9%। लोएस्ट में हम देखते हैं रिपोर्ट में, लोएस्ट मतलब कि जो लेस इनोवेटिव स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड reporting the lowest share of firms at the 12.78%, 13.47, 13.71% यहाँ पर है। ओके, तो नियरली 3/4 of 8,000 odd firms served, most of them the small and medium। तो जो हमारा MSME सेक्टर है वहाँ पर पूरा ये सर्वे किया गया है, मतलब 8,000 पूरे जो सेक्टर्स हैं, जितने भी ओड हमारे फॉर्म्स है, वहाँ पर पूरी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, आपका कर्नाटका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।